बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। आवाज़ इंडिया टीवी पर हम बहुचर्चित मुद्दों को लेते हैं, संवैधानिक मुद्दों को लेते हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज का जो हमारा विषय है वो है भारत की न्यायपालिका। उसके विभिन्न जो अंग है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो विश्वास न्यायपालिका पर अब तक देश का रहा है, क्या वो आगे बरकरार रहेगा? क्योंकि कुछ चीज़ें जो है 2014 के बाद और फिर 2019 के इस चुनाव के बाद न्यायपालिका के बारे में देश के लोगों के दिल में प्रश्न उभर रहे हैं। इसी प्रश्नों को जानने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में माननीय अधिमंत विजय मानकर साहब है। मानकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये देश में जो है न्यायपालिका पे बहुत भरोसा रहा करता था कभी कभार, और बहुत सारी इसमें क्या बोलते हैं मराठी में जिसको हम मन कहते हैं वो भी होती है कि तेरे को कोर्ट में देख लूँगा। कोर्ट में देख लूँगा क्या मतलब होता है कि इतना विश्वास है कि मुझ पे जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को दूर करने के लिए मैं अगर कोर्ट में जाऊँगा तो मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका 1 रुपये का जो है वो दंड दे रही है, एक तरफ किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को और दूसरी तरफ किसी विशिष्ट व्यक्ति को उसी कानून के तहत 6 महीने की सज़ा उसको मिल रही है। क्या है ये सब चीज़? आप कैसे इन सबको विश्लेषण करेंगे न्यायपालिका के बारे में? देखिए, एक पहली बात तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जी, मैं जो भी बातें इस पूरे इंटरव्यू में कहूँगा न्यायपालिका को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज आएंगे इसमें बहुत सारे, वो मैं कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हुए, बिल्कुल न्यायपालिका का, जुडिशरी का जो है सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को कहूँगा। देखिए, ये जो बात कह रही है 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जो डेमोक्रेसी में बोले गए हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और अभी तो 4th ऑर्गन है ऑम्बुड्समैन की भी बात हो रही है, लेकिन बेसिकली 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है जिसमें हम विधिपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ऐसे 3 बातें करते हैं। उसमें न्यायपालिका का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विधिपालिका जो है, जो लॉज बनाती है, जो एनैक्टमेंट्स करती है, एक्ट्स बनाती है, रूल्स बनाती है, उसका जो है इंटरप्रिटेशन वो संवैधानिक है कि नहीं, वो लीगल इन्फॉर्मेटिव उसमें कुछ है या नहीं, इसका जो जुडिशियल रिव्यू और लीगल इंटरप्रिटेशन का जो राइट है वो जुडिशरी को होता है। बिल्कुल। तो इसलिए किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जुडिशरी का रोल एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उस लिहाज से यदि देखा जाए कि भाई यदि अगर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कोई गलती करती है, यानी पार्लियामेंट और सरकार कोई गलती करती है, तो उसको ठीक करने का काम जो है वो जुडिशरी का है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, ये डेमोक्रेसी का रोल है। लेकिन भारत में जो है इसमें हमें कुछ चीज़ें जो है वो विसंगतियाँ नज़र आ रही है। उन विसंगतियों को पर हम बात करेंगे और कैसे कैसे जो है इसको ठीक किया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे जैसे जैसे हम इस चर्चा में आगे जाएंगे। अब ये कहा जाता है जुडिशरी के बारे में कि वो स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो लोकतांत्रिक तरीके से वैसे काम कैसे कर पाएगी? तो ये जो स्वतंत्रता है, उसकी लोकतांत्रिकता है, क्या वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं, क्या हम ऐसे बोलेंगे इसको, ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है इसकी लोकतांत्रिकता? देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी स्वतंत्रता, ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रिंसिपल है। देखिए, किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर में एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है, दूसरा चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रोविजन है। उस लिहाज से जो है वो जुडिशरी पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ये सेटल्ड पोजीशन है मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज का। लेकिन इंडिपेंडेंस होने के साथ साथ जुडिशरी का अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, जो उसकी जवाबदेही भी होना चाहिए। उसके साथ यदि मैं 2-3 बातें और कहूँ तो इंटीग्रिटी होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, डाइवर्सिटी होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो भी जुडिशरी में होना जरूरी है। और इस विषय में जो है वो बीजिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो बैंगलोर प्रिंसिपल्स है, जो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है वो पूरे दुनिया के जुडिशरी ने माना है, उस पर भारत की भी जुडिशरी ने जो है वो इन बातों को माना है। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर और जो दुनिया में जो डेमोक्रेसीज में डेवलपमेंट हो रहे हैं, देखिए 2 तरह के लॉ की कंट्रीज़ हैं। एक जिसको हम कॉमन लॉ कंट्रीज़ कहते हैं, दूसरी सिविल लॉ कंट्रीज़ कहते हैं। यदि चाइना और कम्युनिस्ट सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो दुनिया 2 तरह के लॉ की इसमें बटे हुए हैं। एक कॉमन लॉज यानी जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ थी, जो एंग्लोफोनिक कंट्रीज़ है उनको बोला जाता है, और सिविल लॉ की कंट्रीज़ यानी जो बाकी ब्रिटेन के साम्राज्य में नहीं थी लेकिन यूरोप की बाकी कंट्रीज़, फ्रांस, जर्मनी और बाकी जो यूरोप की कंट्रीज़ है वो, और बाकी इंडिपेंडेंटली जो डेवलप हुई वो। उस लिहाज से अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
Diversity of judiciary is also very important. Neutrality, integrity, efficiency of judiciary is also very important, जो हमारे देश के संविधान में और अभी के प्रिवेलिंग मैकेनिज्म में एब्सेंट है। जी, अब जैसे आपने कहा डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि अगर हम पूरा भारत का जितने भी पीठ है उन सबको देखते हैं तो डाइवर्सिटी कहीं दिखती नहीं। किसी एक विशिष्ट वर्ग के, किसी विशिष्ट वर्ण के ही जज जो है वो चेयर पे बैठे हैं। ऐसे में जो ये विषय है डाइवर्सिटी होनी चाहिए, सभी तबकों के लोग वहाँ होने चाहिए, तभी सभी तबकों को न्याय मिलेगा। आप इससे कितने सहमत हैं या असहमत हैं? नहीं, मैं इस चीज़ से 100% सहमत हूँ कि डाइवर्सिटी होना चाहिए, लेकिन जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, मैं थोड़ा सा, क्योंकि जो भी हम बात करेंगे जो प्रोविजंस आज है या जो लाना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लाना है, तो मैं कुछ आर्टिकल्स को कोट करूँगा। आर्टिकल 12, आर्टिकल 16(4), उसके बाद में मैं कोट करूँगा आर्टिकल 124(1), 124(2), 124(4), उसके बाद में मैं कोट करूँगा आर्टिकल 217(1), 1 and 1B। अब इसमें आप देखेंगे तो अगर हम प्योरली आर्टिकल 16(4) को देखते हैं और आर्टिकल 12 को देखते हैं, तो आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। अब रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है उसका अगर लैंग्वेज यदि आप रीड करते हैं आर्टिकल 16(4) की, तो आपको अपॉइंटमेंट और पोस्ट में रिजर्वेशन है। सर्विसेज अंडर द स्टेट, यानी जो राज्य की जो सर्विसेज है, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की। स्टेट क्या है? अगर आर्टिकल 12 को आप उठाकर पढ़ते हैं तो जुडिशरी इज़ नॉट अ स्टेट इन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स की लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन करूं तो जुडिशरी आज के तारीख में स्टेट नहीं है, अगर आर्टिकल 12 को यदि हम पढ़ते हैं। और रिजर्वेशन जो है वो केवल जो है वो स्टेट्स के अंदर के सर्विसेज में रिजर्वेशन है। अब यदि आप आर्टिकल 124(1)(2) को यदि ये पढ़ेंगे या 217(1) को और B को पढ़ेंगे, या राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मिनिस्टर्स से लेकर चीफ मिनिस्टर्स से लेकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स तक जो है, और अटॉर्नी जनरल से लेकर एडवोकेट जनरल तक, आप जितने भी ये है, तो ये जो है वो सर्विसेज नहीं है, ये ऑफिसेस हैं। देखिए, दो चीज़ों का फ़र्क इसको समझना पड़ेगा कि रिजर्वेशन सर्विसेज में है और ये सारे के सारे ऑफिसेस में है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिसेस में रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम डाइवर्सिटी की बात तो कर रहे हैं और होना चाहिए, लेकिन डाइवर्सिटी को गारंटी करने का कोई मैकेनिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो 1949 में हमारी संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया और 26 जनवरी को जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। मैं वर्ड टू वर्ड आपको आर्टिकल को जो है कोट किया, आप जाकर स्वयं पढ़ सकते हैं इसको। अब इसके तहत जैसे साउथ अफ्रीका में डाइवर्सिटी है, ब्रिटेन में डाइवर्सिटी है, अमेरिका में डाइवर्सिटी है, दुनिया के कई कंट्रीज़ में डाइवर्सिटी के प्रोविजंस है, पूरे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में डाइवर्सिटी है। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस और लॉज में वैसे अमेंडमेंट किए, वैसे प्रोविजंस लाए, तब जाके वो चीज़ हुई। जब तक हम उसको नहीं लाएंगे तब तक वो होने वाला नहीं है। यहाँ तो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 312(3) में, सब क्लॉज 3 में, क्लॉज 3 में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रोविजन लिखा हुआ है, पर वो भी जो है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अगर वो भी होता तो भी आप रिजर्वेशन उसमें ला सकते थे, कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज तक। वो भी प्रोविजन भारत के अंदर में नहीं हुआ है। तो ये बड़े इश्यूज है। तो वाइडर कॉन्स्टिट्यूशन को पॉजिटिव अमेंडमेंट करने का इशू है। तो पॉजिटिव अमेंडमेंट आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को होना चाहिए, तो इस अमेंडमेंट में जिस तरह से रिजर्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि जुडिशरी में अगर रिजर्वेशन आ जाए तो ये डाइवर्सिटी का भी मुद्दा अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या आप इस बात को मानते हैं, अगर रिजर्वेशन इसमें आ जाए, सिंगल पोस्ट में या जुडिशरी में हम रिजर्वेशन को उस लिहाजे से ला सके, तो क्या डाइवर्शन आ सकता है इसमें? बिल्कुल। देखिए, अभी मैंने जो मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा कि मैंने 2 ह्यूमन राइट्स के बिल और 2 रिजर्वेशन को मजबूत करने के बिल्स ड्राफ्ट किए और पार्लियामेंट को दिए हैं। और मेरा प्रयास है कि प्राइवेट मेंबर बिल करके कोई MP उसको पार्लियामेंट में रखे। ऑटोमेटिक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होना है, जैसे लॉ अमेंड होना है, उसी लैंग्वेज में वो बिल्स है, एक्चुअल बिल्स है, वो पिटीशन मेमोरेंडम नहीं है। उसमें मैंने ऑलरेडी ये प्रोविज़न को किया है। और डाइवर्सिटी के अंदर में मैंने ये प्रोविज़न किया है कि आपको SC ST के अलावा माइनॉरिटीज़ का जो है और महिलाओं का जो है और जो DNTs कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, या जो गांव के क्षेत्र के जो लोग हैं, या रीजन वाइज स्टेट्स के जो लोग हैं, उनका भी डाइवर्सिटी उसमें इंश्योर होना चाहिए। ऑलरेडी मैं अपने हाथ से ये अमेंडमेंट का लॉ जो है वो लिख चुका हूँ। अब वहाँ पार्लियामेंट में जाए कोई करे तो ये पास हो सकता है। एक टकराव हमें विधायिका और न्यायपालिका में हमेशा से भारत में दिख रहा है कि हम जैसे उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो योगी जी जैसे चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो अपने जितनी उन पे केसेस लगी वो निरस्त कर देते हैं।
न्यायपालिका भी उस पर कुछ बोलती नहीं। तो इस जो ये बात है, इसको किस तरीके से हम सही और ढंग से उसको सुलझा सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकली तो हर जब समय में जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं जी। वो उसका दुरुपयोग करते आई है, लेकिन ये इश्यूज जब अगर न्यायपालिका के अगर जाए आगे, तो न्यायपालिका के आगे जाए तो उसको फेयर वे में उसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। देखिए, अभी दुनिया में लगभग 120 जो देश हैं वो 120 देश जो है वो जुडिशल कमीशन से, जुडिशल काउंसिल्स के माध्यम से, ये जुडिशल कमीशन या काउंसिल्स क्या होती है, वो अपॉइंटमेंट के विषय में देखती है, ट्रांसफ़र के विषय में देखती है, उनको रिमूवल के विषय की प्रक्रिया को देखती है, फिर पोस्ट रिटायरमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है उसको देखती है, और डाइवर्सिटी का कैसा क्या प्रोविज़न हो रहा है इसको वो देखती है, और फिर ये जो है कंसिडरेशन करके जो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट यानी जो लेजिस्लेचर है वो उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन भारत में यदि आप देखेंगे, जो फर्स्ट जजेस केसेस, सेकंड जजेस केसेस एंड थर्ड जजेस केसेस, ऐसे 3 इंपॉर्टेंट केसेस है। फर्स्ट जजेस केस 1981 में हुआ, सेकंड जजेस केस 1993 में हुआ, थर्ड जजेस केस जो है वो 1998 में हुआ, और उसके बाद 2014 में नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशल्स कमीशन का बाकायदा पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, जिसको 2015 में जस्टिस केकर की जो बेंच थी उन्होंने उसको वॉइड कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए। अभी देखिए, अगर आप आर्टिकल 124(2) को यदि पढ़ेंगे तो, या कॉन्सिक्वेंटली जो 217 को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि भाई राष्ट्रपति को कंसल्ट करना है, किसको, सीजेआई को। लेकिन सेकंड जजेस केसेस में जो है, जो फर्स्ट जजेस केसेस में कहा था कि कंसल्टेशन इज नॉट कॉन्करेंस, यानी आपको कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं कि आपको मानना ही है सीजेआई की बात को, यानी राष्ट्रपति को सीजेआई की बात को मानना ये जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सेकंड जजेस केसेस ने इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया कि जो आपका कंसल्टेशन है वो कॉन्करेंस होता है, यानी मानना ही पड़ेगा, यानी राष्ट्रपति यानी गवर्नमेंट से बड़ा इस मामले में सीजीआई को बना दिया, कॉलेजियम सिस्टम को बनाया। अब भारत एकमात्र कंट्री है जिसमें कॉलेजियम सिस्टम है। दुनिया में 120 कंट्रीज में जुडिशियल कमीशंस और काउंसिल्स है। तो यहाँ जो फंडामेंटल रिफॉर्म की बात है, अगर ये आप नहीं करोगे तो आपके सब तरह के जजेस वहाँ जाएंगे नहीं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आप चपरासी का भी रिक्रूटमेंट करते हैं एग्जामिनेशन से, जजेस का रिक्रूटमेंट नहीं होता, डायरेक्ट सिलेक्शन होते जाता है। कोई अगर हाई कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस करे तो वो हाई कोर्ट जज, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट जज। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रोविजन आर्टिकल 312(3) में है। भारत में आज तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्यों स्टार्ट नहीं हुई? कोई भी लड़का जो लॉ ग्रेजुएट है वो बन सकता है, जैसे आज बनता है वो बन सकता है, बाद में वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा और 10-15 साल का सर्विस करके जो है वो हाई कोर्ट में चले जाएगा। तो ये प्रोविजन जब तक आप नहीं होंगे। दूसरा, राइट ऑफ लिटिगेंट्स क्या है? अभी प्रशांत भूषण जी के केस में एक बड़ा इशू आया कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ, यानी जो 129 में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 में कंटेम्प्ट का जो पावर है, जो इनहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो है, तो वो जो है क्या फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या ह्यूमन राइट जो है, राइट ऑफ ओपिनियन एंड थॉट जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया है, क्या उससे बड़ा कंटेम्प्ट का पावर है क्या? यानी अगर मैं जुडिशरी के ऑर्डर को मानूं लेकिन जुडिशरी के ऑर्डर को प्रोसेस में कहीं कुछ कहूँ कि ये मुझे जो है वो जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं लगता, तो क्या जुडिशरी उस बात के लिए मुझे कंटेम्प्ट कर सकती है क्या? तो ये इशू आया। तो अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेटल नहीं है कि पावर ऑफ कंटेम्प्ट क्या फंडामेंटल राइट से बड़ा है। पॉइंट नंबर 1, राइट ऑफ लिटिगेंट्स, हमारी इतनी पेंडेंसी होती है, हम इतने साल हमको कोर्ट में लग जाते, कहीं कहीं कहा जाता है कि भाई कोर्टाची पायरी चढ़ू नहीं, मराठी में कहा जाता है, जूते घिस गए, बाप की केस बच्चे पे आई फिर भी डिसीजन नहीं हुआ। राइट ऑफ लिटिगेंट्स क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या कोई और लॉ में जो है वो इसका जो है वो प्रोविजन नहीं है। तो जब तक आप जो है जुडिशियल कमीशंस नहीं बनाएंगे, राइट ऑफ लिटिगेंट्स को आप जो है वो डिक्लेयर नहीं करेंगे, जब तक आप जो है वो पैरेलल जो है, ये जो सारी मैं दूसरी बातें कह रहा हूँ राइट ऑफ लिटिगेंट्स के साथ में कि इम्पीचमेंट का पावर ये, इट इज़ नॉट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, ये जब तक आप प्रोविजंस नहीं लाएंगे तो इस तरह की विसंगतियाँ होते रहेगी। ये कॉलेजियम की बात चली कि जज अपने आप आ जाते हैं, बिना एग्जामिनेशन के आ जाते हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही है इंडिया में, ये जो कॉलेजियम ख़त्म करना है या परीक्षाओं का दौर शुरू करना है, एक अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते इसके लिए क्या आप सोचते हैं? देखिए, एक तो मैंने अभी जो ह्यूमन राइट्स के 2 बिल बनाए जी, और रिजर्वेशन के जो 2 बिल बनाए, यानी इन 4 बिलों में मैंने कुछ प्रोविजंस तो डाले इसमें। अब इसके लिए बचे हुए जो कम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात है, अगर ज़रूरत होती है, अगर कोई आज अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं भी है,
देखिए, सबसे पहली बात है ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बनना चाहिए। क्यों पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बनना चाहिए? मैं हम रोड पे लाख लोग आ जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड नहीं बनेगा तो इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन है, जिसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन सारे दुनिया की पार्लियामेंट्स का कोऑर्डिनेशन है, वहाँ ये बात पता नहीं चलेगी। यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस के लोगों को ये बात पता नहीं चलेगी। तो जब हम कह रहे हैं कि भाई इस तरह का रिफॉर्म हमको चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए, तो पहली बात तो वो बिल को टेबल होने की ज़रूरत है, चाहे वो बिल पास हो या ना हो, ये दूसरा मैटर है, ये पहला बात है। तो उसको मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसके बाद में जो जो पार्टीज़ या एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस इसको एग्री करते हैं, वो सब मिलके फिर जन आंदोलन किया जा सकता है। ये दूसरी स्टेप है। हाँ, ये कहा जाता है कि पूरी की पूरी भारतीय न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था ये मनुवाद के चंगुल में, ये टेक्निकल सवाल नहीं है, ये मनुवाद के चंगल में फंसी है। ये किसी विशिष्ट जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसे विशिष्ट जिसको आप ललकारते हैं, हमेशा हम मंच पर देखते हैं, आप आरएसएस को ललकार रहे हैं, आप हिंदू महापरिषद को ललकारते हैं, आप तमाम ऐसी शक्तियों को ललकारते हैं जो असंवैधानिक बातें करते हैं। तो आप ये मानते हैं कि पूरी की पूरी जुडिशरी कॉलेजियम के वजह से, डाइवर्सिटी नहीं होने की वजह से, लोकतांत्रिक प्रणाली, स्वतंत्रता उसको उतनी नहीं मिलने की वजह से, क्या ये आरएसएस के चंगुल में जा रही है, मनुवाद के चंगुल में जा रही है? देखिए, मैं इसके विषय में गुरोप्पा एंड गुनबर्ग, दो बड़े स्कॉलर्स है, गुरोप्पा एंड गुनबर्ग जी, इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलर्स हैं। उन्होंने 2 बुक्स लिखी है, द गार्जियंस, दूसरा जुडिशियल कंडक्ट पे किताब लिखी है। उन्होंने ये बात को कहा है उनके रिसर्च में पूरे वर्ल्ड में कि जुडिशरी जो हम कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि जस्टिस का एक जो है द्वार है जहाँ से आपको जस्टिस मिलेगा, और उसके लिए जज जो है उस तरह का हम उसमें इमेज देखते हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपने डेटा में प्रूव किया है कि दुनिया में अच्छे जजेस भी हुए हैं और बुरे जजेस भी हुए हैं, और बुरे जजेस ने क्या क्या किया, उसके वजह से क्या हुआ, बड़ा डिटेल में उन्होंने अपने किताब रिसर्च में लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये रिसर्च को यदि मानूँ, और भारत के अगर हम जो हिस्ट्री है, जुडिशियल हिस्ट्री है, इसको यदि मैं देखूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश में कुछ अच्छे जजेस भी रहे हैं, और बहुत सारे जजेस जो है ऐसे भी रहे जो अप टू द मार्क नहीं है। और क्योंकि ये पूरा मैकेनिज़्म जो जुडिशियल रिफॉर्म्स का नहीं है, उसके वजह से जो गवर्नमेंट आ जाती है उसके फेवर के लोग जो है वो उसमें अपॉइंट हो जाते हैं, और उसके वजह से जो है फिर कहीं ना कहीं जो है ये जो आप बात कह रहे हैं कि भाई एक विचार को फेवर करने वाला जो है वो कोर्ट कभी कभी बन जाता है। ये हमारे देश में हमने देखे उदाहरण, हम एनआरसी के उदाहरण देखे हैं, राम मंदिर के जो ये आया है वो उदाहरण देखा है, हमने 370 का उदाहरण कश्मीर के लिए देखा है। इसलिए ये सवाल मैं उठा रहा हूँ। तो इसलिए कहा जाता है रूलिंग थ्रू द कोर्ट्स, इसको एक वर्ड कहा जाता है, रूलिंग थ्रू द कोर्ट्स। जब आप पार्लियामेंट से और गवर्नमेंट से जो है डेमोक्रेसी से रूल ना कर सको तो कोर्ट से रूल करो। तो अभी जो आरएसएस बीजेपी का आप जो नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर में जो है प्रयास किया है, और इस तरह में इसमें आंशिक तौर पर जो है वो मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है जुडिशरी में। बिल्कुल, तो आंशिक तौर पर ये बातें जुडिशरी में नज़र आ रही है। न्यायपालिका क्या है, किस तरह से कॉलेजियम ख़त्म होना चाहिए, परीक्षा से जज होने चाहिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे अम्बेडकराइट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमंत विजय मानकर साहब। मानकर साहब, आपने अपना बहुत बेशकीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।